स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर। तो हमने लास्ट वीडियो में प्योर रेजिस्टर को रखा था और हमने देखा था कि उसमें करंट और ईएमएफ अप्लाइड के बीच में कोई फेज लैग नहीं होता है। ये बातें क्लियर है। तो आज हम देखने वाले इंडक्टर में क्या होता है। बेसिकली इंडक्टर आपका होता है सोलिनॉइड, डन है, सोलिनॉइड या फिर कोई भी कॉइल होता है जिसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था फैराडे का एक्सपेरिमेंट, ईएमएफ याद है आपको, जब भी उसमें फ्लक्स का चेंज होता है। फ्लक्स का चेंज दो तरीके से कर रहे थे, एक तो आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव कर रहे हो, दूसरा क्या आप करंट के वैल्यू को चेंज कर रहे हो बार बार। तो यहाँ पे इस केस में करंट का वैल्यू बार बार कैसे चेंज होगा, क्योंकि हम एसी करंट अप्लाई कर रहे हैं। तो एसी करंट क्या है, कॉज है जो कि ऑल्टरनेट हो रहा है, चेंज कर रहे हैं अपने वैल्यू को। तो अगर ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ ही अपने वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो भी अपने आप को बार बार चेंज करेगा। और अगर करंट बार बार चेंज हो रहा है तो अगेन उसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये बातें क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन लेते हैं, दैट इज लेट अस कंसिडर एन इंडक्टर विथ सेल्फ इंडक्टेंस, खुद में इंडक्ट करेगा, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एल। ये बातें क्लियर है। देन तो बना लेते इस ड्राइंग को। तो ये हमारे पास एक इंडक्टर है जो कि बेसिकली सोलिनॉइड है। देन कोई भी कॉइल हो सकता है जो कि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर सके। हमने इसके अक्रॉस में एक वेरिंग ईएमएफ लगवाया, दैट इज़ एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमने लगवाया। उसका वैल्यू कितना है, दैट इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बातें क्लियर है। और वक्त के साथ उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर क्या होगा, करंट का वैल्यू चेंज होगा। तो करंट का वैल्यू चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, कभी अपोज करेगा कभी सपोर्ट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इंडक्टर में वो कैसा होता है, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस फील्ड को अपोज करना चाहेगा। उस फील्ड को अपोज करने के लिए क्या करेगा, उल्टा साइड में बनाएगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ाया ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर, लेट इट बी कैपिटल ई, वो क्या है अपना ई के बराबर होगा। क्या है, बात है क्लियर है। डन, ये बात है क्लियर। ई बराबर है, मानते इंड्यूस्ड ईएमएफ ई हुआ था, इसका वैल्यू हमने क्या देखा था, ये क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। ये होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। डन। देन अगर उसके बावजूद इसके अंदर में से करंट फ्लो करवाना है तो आपको यहाँ पे जितना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज यहाँ पे अगर 20 वोल्ट का बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडक्टर, उसके बावजूद अगर आपको इसमें से करंट फ्लो करवाना है तो आपको एक एडिशनल ईएमएफ लगवाना पड़ेगा। वो किसके बराबर होगा, ये जो 20 वोल्ट है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा। ये तो हमने ऑलरेडी पहले बात किया था ना। देन अप्लाइड ईएमएफ बाई द पोटेंशियल सोर्स, दैट इज़ वेरिंग पोटेंशियल सोर्स। ये जो वेरिंग पोटेंशियल सोर्स जो लगाएगा ना, वो कितना ईएमएफ लगवाएगा, वो जो भी ईएमएफ लगवाएगा ये जो वैल्यू है उसके ऑपोजिट में लगवाना पड़ेगा उसको। डन, कि उसको ओवरकम करके जा पाए। तो इसका ऑपोजिट में करेंगे तो माइनस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या बात है क्लियर। तो ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ रहा है हमारे पास। तो बेसिकली ईएमएफ ई तो हम इतना अप्लाई कर रहे हैं, हम करंट निकालना चाहते हैं कि करंट में कितना लैग होने वाला है। तो यहाँ से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो क्या हमें कुछ ऐसा देखने मिलेगा, एल को नीचे मतलब भेज देंगे तो ई अपॉन एल डी टी को इस तरफ भेज दिया। यहाँ क्या बचा, डी आई। ईएमएफ हमें कितना अप्लाई ईएमएफ कर रहे हैं यहाँ पे, सोर्स में कितना है, दैट इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई का वैल्यू लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, साथ में ए डी टी डिवाइडेड बाई एल, यहाँ पे डी आई। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। डन। यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, कोई टाइम लिमिट के साथ नहीं करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट डिवाइडेड बाई एल, यहाँ पे साथ में और क्या है साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू इस तरफ इंटीग्रेशन में डी आई। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन में जो भी चीज़ चेंज नहीं होगा, जो पीक ईएमएफ वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये बाहर, इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर खाली साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे सारे आई को इंटीग्रेट करेंगे तो एक आई आ जाएगा। ये बातें क्लियर है। अब सुनो, अभी फ़िलहाल हो सकता है कि तुम्हें इंटीग्रेशन टफ लगे, लेकिन जब तुम लोग क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर कर लोगे तभी ईजी लगेगा। डन है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आप सिंपली लिखोगे जैसे डेरिवेटिव होता है ना, उसी तरह इसका नेगेटिव में होता है बट। तो कॉस ओमेगा टी होगा
डिवाइडेड बाई ओमेगा होगा। ये होगा इसका इंटीग्रेशन। फिलहाल जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं किया उनको ये पता नहीं होगा, जिन्होंने किया उनको पता है इसका इंटीग्रेशन ए वैल्यू होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी आपका ये चीज़ बन जाएगा। डन। सो इसको वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ ई नॉट डिवाइडेड बाई एल। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा इज इक्वल टू आई। इसको थोड़ा सजा के लिख लेंगे तो क्या है, कैसा दिखेगा हमें, ई नॉट एल इंटू ओमेगा, यहाँ पे एक माइनस भी था और साथ में कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। अब देखो हमने ईएमएफ अप्लाई किया था साइन के फंक्शन में, यहाँ कोसाइन का आ रहा है तो हमें साइन टू कोसाइन कन्वर्ट करना होगा। अब देखो साइन टू कोसाइन कन्वर्जन का हमारे पास दो तरीका है, दैट इज़ अगर मैं ऐसा लिख दूँ कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी, ये भी आपका साइन थीटा होगा, ये भी आपका साइन ओमेगा टी होगा। डन। एक और लिखो अगर कॉस 90 प्लस थीटा, ये भी आपका साइन ओमेगा टी होगा। ये बातें हमें पता है, ये हमने मैथ में किया है, बट इसमें से एक में नेगेटिव साइन आता है और एक में पॉजिटिव साइन आता है। उसे देखो, उसे कैसे करना है बेसिकली। अभी देखो यहाँ अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था, ये ऑल होता है सिल्वर टी कप्स, तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो 90 माइनस समथिंग, तो यहाँ पे आएगा इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो यहाँ कॉस भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइन ओमेगा टी आएगा। क्या बात है, क्लियर। यहाँ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे एंगल कहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है, हमें पता है यहाँ पे खाली साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जब फंक्शन रोटेट करेगा तो यहाँ पे कॉस है, तो कॉस क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव साइन ओमेगा टी होता है, बट हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। क्या बात है, क्लियर है। तो हम इस वैल्यू को प्रीफर करेंगे। डन। हम इस वैल्यू को, ऊपर वाले वैल्यू को हम प्रीफर करेंगे लेना। डन है, ये हमने कर लिया। सो इसको लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़, तो आगे वाला पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा तो था, कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख देंगे, दैट इज कॉस ओमेगा टी को, एक मिनट गलती हो गया, यहाँ पे साइन आएगा, सॉरी, साइन 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 के फंक्शन में चाहिए ना, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और यहाँ पे सेम साइन 90 प्लस थीटा, ये भी हमारा बनेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें कौन सा कॉस थीटा को लेना है, बेसिकली हमें यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा को लेना है। मैं इस नेगेटिव को सेपरेट ही रख रहा हूँ, या फिर तुम चाहे तो उस नेगेटिव को डायरेक्ट ले सकते हो ना, डायरेक्टली लेना है तो भी ले सकते हो। ठीक है, क्या करें फिर, तो ठीक है मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अगर आप इस नेगेटिव को यहाँ पे मत देखो, कंसिडर मत करो, इसको बाहर समझो, तो खाली कॉस ओमेगा टी आना चाहिए। इसमें से साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ऑल फंक्शन पॉजिटिव है तो यहाँ कॉस भी आएगा, दैट इज़, फिर यहाँ पे दैट इज़ साइन, देखो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। डन। तो साइन फंक्शन, यहाँ पे जब साइन फंक्शन आएगा तो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे सारे पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम साइन को रोटेट करें, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, यहाँ अगर साइन रोटेट करें तो यहाँ पे खाली कॉस ही पॉजिटिव आएगा, दिख रहा है, यहाँ पे खाली कॉस पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएंगे। डन। तो हम इस वैल्यू को प्रीफर करेंगे, दैट इज साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, आपका क्लास 11 का मैथ में था। डन। तो यहाँ पे ज़्यादा माथा पीछी नहीं करेंगे, हम इस वैल्यू को प्रीफर करने वाले हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्या बात है, क्लियर है। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को उठा रहे हैं ऊपर वाले को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये भी हमारा कॉस थीटा के, कॉस ओमेगा टी के बराबर ही है। डन। तो यहाँ पे आई लिख दिया हमने। अब देखो हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ा होगा, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो थीटा है ना, थीटा के बाहर माइनस है, तो इसको अगर हम अंदर डाल देंगे तो यहाँ जाके माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ए माइनस में आ जाएगा, ए प्लस बन जाएगा। ये अंदर से, ये बाहर से अगर अंदर में माइनस को भेज दिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसा, जब हमने माइनस को, ये जो बाहर वाला माइनस था, जब हमने इसको इसके अंदर में भेज दिया, ठीक है, इनिशियली तो माइनस में था, ये वाला पॉजिटिव में था, लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, साइन माइनस अंदर घुसा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, दैट इज़ माइनस पाई बाई 2, ये वाला माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस ओमेगा टी, और यहाँ बचता है हमारे पास आई। क्या बात है, क्लियर है। इसको थोड़ा और सजा के लिख देंगे तो कैसा हो जाएगा देखने में, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू आई। तो अब हमें सिंपल कुछ केसेस करना है, दैट इज़ फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट है सर्किट कब ड्रॉ करेगा, जब यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसका वैल्यू कितना 1 होगा। तो जब 1 होगा देन यहाँ पे जो करंट हमें मिलेगा वो मैक्सिमम करंट होगा, दैट इज़ आई नॉट या फिर आई मैक्स मिलेगा। आई मैक्स के केस में ये वाला वैल्यू पूरा 1 होगा, तो ये किसके बराबर होगा,
ए पूरा वैल्यू अगर 1 है तो दैट इज़ ई नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा के बराबर होगा। देयरफॉर क्या मैं इसी इक्वेशन में दिख रहा है ना ई नॉट एल ओमेगा, ये चीज़ मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कोई भी एक रैंडम आई किसके बराबर है, एक मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ किया जा सकता है, साथ में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या है, बात है क्लियर है? ये हमने निकाल लिया इक्वेशन। अब हमें बेसिकली बनाना है फेज डायग्राम। इस इक्वेशन को भी काम में लेंगे इंडक्टिव रिएक्टर्स के टाइम, फिलहाल फेज डायग्राम करते हैं, ठीक है। तो फेज डायग्राम के लिए हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने कैसे देखा था, फर्स्ट हम लोग फेज डायग्राम कैसे, मतलब फेज कैसे पता करेंगे, बाय इक्वेशन, दैट इज सो फेज की इक्वेशंस देखते हैं। फेज इक्वेशंस, तो उसके लिए क्या था, अप्लाइड ईएमएफ जो कि आपका कॉस था, अप्लाइड ईएमएफ हमने कितना ईएमएफ अप्लाई किया था, दैट इज़ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये बातें हमें क्लियर है? हमने इतना ही अप्लाई करवाया था ना। उसके बाद जो क्रिएट हुआ, क्या हुआ, ईएमएफ लगाने के बाद हमें करंट प्रोड्यूस हुआ, देन प्रोड्यूस्ड करंट जो करंट प्रोड्यूस हुआ सर्किट में, उसका वैल्यू कितना आया हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सो फेज डिफरेंस रिजल्ट में फेज कितना आया आपका, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ए रिजल्ट माइनस कॉस क्या था, कॉस में फेज क्या है, सिंगल ओमेगा टी, इनको माइनस करेंगे आपस में, कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज़ ए कट गया तो माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब जो कॉज है, कॉज से कितना पीछे चल रहा है रिजल्ट, पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर रिजल्ट क्या है आपका, करंट है, तो कॉज क्या है, ईएमएफ है, ईएमएफ आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, करंट लैग्स ईएमएफ बाई पाई बाई 2 फेज। क्या बात है क्लियर है? लैग का मतलब वही हो गया, ये बात क्लियर है। इसका लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो तुम क्या बोल सकते हो, मैं तुम्हारा सर हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो वही हिसाब से इफ़ करंट अगर ईएमएफ के पीछे है, तो मैं ऐसा उल्टा भी बोल सकता हूँ, ईएमएफ करंट के आगे है। तो सिमिलरली एक ही चीज़ को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे ऐसा लिखते हैं ना, 1 इज़ लेस देन 2, ऑल्सो 2 इज़ ग्रेटर देन 1। एक ही टाइम में दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा भी क्या लिखा जा सकता है कि ईएमएफ लीड्स करंट बाई पाई बाई 2 फेज। डन है, बस कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। डन, करंट एनी हाउ करंट यहाँ पे पाई बाई 2 फेज पीछे है, उसका उल्टा बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई ईएमएफ पाई बाई 2 आगे चल रहा है। डन, एनी हाउ हम इसी को लिखते हैं क्योंकि रिजल्ट बाद में दिखता है, ठीक है, इसको हम नहीं लिखते, ज़्यादातर नहीं लिखते, फिर भी आप देख सकते हो, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले रिजल्ट फिर कॉज। ये बात है क्लियर? मैं एग्ज़ाम में टॉप किया, क्यों किया, मैंने पाठशाला से पढ़ाई किया। ये बात है क्लियर? सिमिलरली आगे बढ़ेंगे। अब हम बनाते हैं डायग्राम, वेव डायग्राम्स बनाएंगे, जो कि आपका फेस समझने के लिए आपको और इजी कर देगा। वेव डायग्राम बनाएंगे तो पहले बनाते हैं कॉज किसकी वजह से हो रहा है। तो पहले हमने ईएमएफ अप्लाई किया था, ये मेरा ईएमएफ का वेव। क्या बात है क्लियर? ये कितना है, पाई बाई 2, ये आपका पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। टाइम पीरियड के हिसाब से लिखेंगे तो T/4, ये कितना है आपका T/2 बराबर, ये कितना है आपका 3T/4, ये कितना है T/2 मतलब 2T/4, 2T/4 मतलब क्या हो जाएगा, T/2 ही हो जाएगा, ठीक है, 3T/4 और यहाँ पे कुल मिला के कंप्लीट T। डन, ये मेरा ईएमएफ है, ये मैंने ईएमएफ जो अप्लाई किया था दैट इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ था। जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो कितना पीछे है, पाई बाई 2 में, मतलब जब ईएमएफ मैक्सिमम पहुंच चुका था तब करंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। ये बातें क्लियर है? तब करंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। जब तक करंट आपका मैक्सिमम पहुंचा तब तक उस सर्किट में ईएमएफ डाउन हो चुका था। उसके बाद जैसे देखो डाउन हुआ है, तो जब तक करंट अपने आप को डाउन किया तब तक ईएमएफ नेगेटिव पहुंच चुका था। ये बातें क्लियर? तो ऐसे करके वो चलते रहेंगे आपस में। डन, तो ये होता है इसका वेव डायग्राम। क्या ये बातें क्लियर है? अब हम बना लेते हैं इसका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। डन, फेजर डायग्राम। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? फेजर डायग्राम के लिए हमें क्या लेना होता है, एक सर्कल बनाना होता है। सिंपली वो पूरा फंडा बताया था मैंने, ऐसा 4 डंडी ले लेंगे। लेने के बाद हमें क्या बताना है, पहले हमें बताना है ईएमएफ।
दैट इज़ ये हमने अप्लाई कर दिया EMF। अच्छा यहाँ पे गलती किया है क्या मैंने? अच्छा एक और चीज़ याद रखना, ये देखो ये जो वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे देखना, ये जो EMF है, EMF का मैक्सिमम वैल्यू ये है और करंट का वैल्यू देखो मैंने कम बनाया है, ठीक है। करंट कम है, हमेशा EMF ज़्यादा होता है, करंट कम होता है, दोनों कभी सेम में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बातें क्लियर है, ध्यान से बनाना इस ग्राफ को। सिमिलरली यहाँ पे बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो ये हमारा E0 जो हमने अप्लाई किया था, तो ये कितना फेज़ में है फिलहाल? इनिशियली ओमेगा टी फेज़ में है, दिख रहा है ना, इनिशियली ओमेगा टी फेज़ में था, डन। और यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ मिलेगा हमें, ये लेंथ क्या बताएगा? E0 साइन ओमेगा टी, उस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस EMF बताएगा। करंट क्या है? लैग हो रहा है, करंट पीछे है, डन, करंट पीछे है। करंट का ग्राफ थोड़ा छोटा बनेगा, इसको थोड़ा और लंबा कर देते, चलो फिर इसको थोड़ा और लंबा कर देते इस वैल्यू को, ठीक है। करंट हमेशा छोटा होता है, करंट का जो ग्राफ बनता है ना फेजर में, हमेशा छोटा होता है, क्योंकि करंट हिंडर होता है ना, पता है ना, बताया तो था, करंट हमेशा डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस की वजह से, डन। ये जो है हमारा करंट है, डन। इनके बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे कितना एंगल है? फाई, दैट इज़ आपका कितना है फेस? π/2 का है डिफरेंस, डन। यहाँ से यहाँ π/2 का डिफरेंस है। तो ए वाला एंगल कितना रहेगा? ए वाला एंगल, स्मॉल सा एंगल, ए वाला एंगल कितना रहेगा आपको कैसे बताया था मैंने? ओमेगा टी माइनस π/2, डन। क्यों ओमेगा टी माइनस π/2? क्योंकि ये हम लोग इस तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं तो इस तरफ नेगेटिव आना चाहिए, ये बात क्लियर है, नेगेटिव आना चाहिए। तो इसमें इसके लिए हमें स्मॉलर क्वांटिटी से बिगर क्वांटिटी को माइनस करना होगा, तभी हमें ये जो एंगल मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, डन। और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा ये कितना होगा आपका? I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम का पार्ट कंप्लीट। इसमें एक और टर्म आता है जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको समझो। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये चीज़ क्या होता है? अब अगर तुमने देखा होगा जब मैंने मैक्सिमम करंट यहाँ पे लिखवाया था I max, तो क्या दिख रहा है? हियर एक टॉपिक खत्म, अभी इंडक्टिव रिएक्टेंस कर रहा है। हियर I0 किसके बराबर आया था? जो कि मैक्सिमम करंट था, इजिकल टू E0 अपॉन LW। ये बातें क्लियर है? विच इम्प्लाइज, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, LW को इस तरफ लेके आऊँ, L ओमेगा मतलब, तो यहाँ क्या बचेगा? E0 अपॉन I0। बट वी नो कि कोई भी इक्वेशन में दैट इज़ E अपॉन I इजिकल टू R, ओम्स लॉ पता है ना, V इजिकल टू I R। तो यहाँ से V को EMF लिख दिया, तो V/I इजिकल टू R होगा ना, यही सेम चीज़ को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। E अपॉन I इजिकल टू R होता है, तो यहाँ भी हमने E अपॉन I किया तो हमें एक वैल्यू दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? यही वो रेजिस्टेंस है जिसके पीछे करंट लैग हुआ था। ये बात क्लियर है? सो ऑन कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, ऑन कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, जब हमने ओम्स लॉ से कंपेयर किया तो हमने देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है जिसका वैल्यू कितना है? L ओमेगा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अलग बिहेव कर रहा है, ये फेस को ही लैग करवा दे रहा है। तो फेस को लैग करवा रहा है तो हमने बोला अच्छा ये एक अलग टाइप का रिएक्टेंस है जो कि हमें इंडक्टर में दिखता है, तो हमने इसको बोला ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस है। तो मैंने इसको क्या बोला? इंडक्टर रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको लिखते हैं बेसिकली XL से। ये बातें क्लियर, डन। तो XL क्या है आपका? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वैल्यू कितना है? L ओमेगा। तो पहला बात, इसको मेजर किस में करते हैं? इसका यूनिट भी सेम हमने वही रखा जो रेजिस्टेंस का यूनिट है, ओम, बट इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम क्यों दिया? एक अलग तरह का रेजिस्टेंस है जो करंट को पीछे करवा सकता है, और किस में दिखता है? खाली इंडक्टर में दिखता है। ये बातें क्लियर है हमें। नाउ द क्वेश्चन इज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से उठ जाता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा किस में होगा? तो यहाँ पे क्या है? L इंडक्टिव रिएक्टेंस, L क्या है? म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट होगा। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चेंज होगा उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसलिए याद रखना, पॉइंट लिख देंगे इन AC, इसको इसके नीचे लिखना, ठीक है। इन AC विथ हाई फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी AC में बहुत ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें करंट कितना होता है? उसमें करंट नीचे फ्लो होता है, नीचे मतलब डिक्रीज़ होता है, ठीक है, करंट डिक्रीज़ होता है। ये बातें क्लियर है? करंट डिक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बातें क्लियर है? तो AC में बेसिकली करंट को अपोज करता है, जब AC करंट इंडक्टर में से फ्लो होता है तो उसको अपोज किया जाता है। वही DC के केस में, डायरेक्ट करंट के केस में, उसमें तो कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है क्योंकि वो चेंज ही नहीं करता है अपने आप को। सो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होता है, सो उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 होगा और उसमें करंट क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमम। ये बातें क्लियर है?
हमें उसमें करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा डीसी मोटर्स आर मोर प्रिफरेबल, हम लोग डीसी मोटर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं काफ़ी हेवी वर्क करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह ऑपोजिशन करंट का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये बातें क्लियर है? तो यही था बेसिकली आपका एसी इन प्योर इंडक्टर। तो हमने इसका सारा डेरिवेशन कर लिया। पहले हमने डेरिवेशन अप्लाइड ईएमएफ लगवाया, फिर हमने देखा इसमें करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। क्या बात है क्लियर है? फिर हमने देखा करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, फिर हमने यहाँ पे आगे किया थोड़ा कन्वर्जन किया, फिर हमने इसमें बनाया कि फेज़ इक्वेशन से हमने पता किया फेज़ π/2 में लैग हो रहा है, डन। इसमें हम करंट लीड्स ईएमएफ बाय π/2 फेज़, इसे लिखना बेटर होगा क्योंकि करंट रिजल्ट है। ईएमएफ लीड्स करंट बाय π/2 फेज़, ये भी सही है लेकिन इसे कहना सही नहीं है क्योंकि कॉज क्या है, कॉज कभी पहले नहीं होता है। मैंने आज स्टॉप किया क्योंकि मैंने पाठशाला से पढ़ा, डन। तो पहले हम इफेक्ट, जब भी हम कोई चीज़ को बताते हैं हम पहले रिजल्ट बताते हैं, फिर हम उसका इफेक्ट बताते हैं, डन। और वेव डायग्राम हमने बनाया, इसको बनाने का टाइम ध्यान रखोगे ईएमएफ जो भी रहेगा, जो करंट यहाँ पे होगा उसका वैल्यू नीचे रहेगा। फेज़ वैसे आप ऐसे ही बनाओगे लेकिन पीक का वैल्यू में ध्यान रखना, डन है। और फिर हमने फेजर डायग्राम भी बनाया और फिर हमने देखा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, और हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखा कि एसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर हम उसका फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअस बढ़ा रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। ये बातें क्लियर है? और डीसी में देखा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 के बराबर होता है और इसीलिए डीसी में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है इसीलिए डीसी मोटर हम प्रेफर करते हैं ज़्यादा। ये बातें क्लियर? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे एसी सर्किट विथ प्योर कैपेसिटर। तो तब तक के लिए गुड बाय।